बस में वो बंदा बैठा हुआ है और ऐसे देखते हुए जा रहा है, ऊपर लिखा हुआ था ऊपर वाले में नोबडी केयर्स और नीचे वाले भी लिखा था नोबडी केयर्स। मतलब सेम सेंटेंस को उसने दो तरह से इंटरप्रेट किया था कि नोबडी केयर्स यार। एंड इन माई एक्सपीरियंस आई हैव फाउंड पीपल हु लैक करेज आर द मोस्ट करेजियस, क्योंकि वो उसको अगर वो अवेयर है तो उस पर काम करते हैं वो, एंड दे ओवरकम दैट फियर। मैन इज द ओनली क्रीचर who fears to be what he is। जैसे इनको डर नहीं लग रहा। नमस्कार, आदाब, मेरा नाम है पथिक और आज की इस वीडियो में मेरे साथ है मेरे दोस्त नीरज। और जिन कोट्स के बारे में हम बात कर रहे हैं या जिन ये जो एक नई सीरीज़ हमने शुरुआत करी है, तो उसमें हम ऐसी बस छोटी छोटी चीज़ें लेकर आ रहे हैं कि किस पर बात हो सकती है। तो आज इन चीज़ों पर बात करने के लिए एक्चुअली नीरज कुछ कोट्स लेकर आए हैं हमारे पास, और उस पर हम देखेंगे, सोचेंगे और बात करेंगे कि ये कहाँ कहाँ जा रहे हैं ख्याल, क्या बातें निकल कर आती है और हम क्या चीज़ें सोचते हैं इस पर। तो आज तो मुझे लगा कि हमारी मुलाकात में जो एक चीज़ कॉमन रही है, दो चीज़ें बेसिकली, एक कॉफ़ी और एक ऑथर हैं एल्बर कामू, उनका एक कोट है वो भी कॉफ़ी से रिलेटेड है। तो मैंने कहा कि पहले हम वहाँ से बात करें और फिर आगे और कामू के जो कोट्स होंगे वो हम डिस्कस कर सकते हैं। बिल्कुल। तो मतलब नीरज ने जो बात कही कि हमारी मुलाकात जब से होती आई है तब से ये दोनों कांस्टेंट है, उसका एक रीज़न ये है कि जब हम पहली बार मिले थे तभी भी एक कैफ़े में मिले थे और इसे कॉफ़ी से शुरुआत हुई थी। और उस वक्त मैंने आपको दो चीज़ें दी थी। एक, आपकी किताब का सबसे पहला ड्राफ्ट जो प्रिंट होकर आया था, जो हार्ड कॉपी में पहली बार देखा था, वो जो प्रिंट होके मतलब जो तुमने प्रिंट करके लेकर आए थे, वो पब्लिशर से नहीं आया था। तो पब्लिशर भी लैपटॉप पर जो ड्राफ्ट था उसे पहली बार प्रिंट करवाकर मैंने ऐसे हार्ड कॉपी में आपके सामने रखा था कि ये है आपकी किताब के अक्षर। दूसरा, उसके साथ मैंने दी थी कामू की किताब द रेबेल। तब से कामू और कॉफ़ी हमारी मुलाकातों में कांस्टेंट रहे हैं। और दूसरा जो कॉफ़ी वाला कोट आपने कहा, वो बहुत सारे ऐसे लोग उस पर मुझसे बात करते रहते हैं, मैसेजेस आते रहते हैं मुझे, और लोग बड़े परेशान रहते हैं कि मैंने क्यों ये कोट मेरे बायो में डाल रखा है। मुझे याद है मेरे एक दो प्रोफेसर्स ने मुझे, जब मैं ऐसे कॉलेज में पढ़ता था, तब ऐसे पूछा था कि ये जो है तो क्या इसके ऐसे कुछ ऐसे लक्षण है कि हमें परेशान होना चाहिए तुम्हारे बारे में। क्या है कोट, क्या है वो? तो वो कोट ये है कि शुड आई किल माई सेल्फ और हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी। तो ये कोट है कामू का। अगर उस पर हमें बात करनी तो यहीं से शुरुआत कर सकते हैं। तो मेरे लिए तो जब पहली बार मैंने पढ़ा था तो मैंने बोला था ऑफ कोर्स यू शुड हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी। क्योंकि कामू से मेरी दोस्ती या मेरी जान पहचान तब हुई थी मेरी एक्चुअली लॉकडाउन के दौरान में। और उस टाइम पे मैंने उनकी प्लेग पढ़ी थी और उसके बाद और काम में पढ़ता गया। तो उस टाइम पे एक एग्जिस्टेंशलिज्म का दौर चल रहा था कि यार क्या मतलब है जब दुनिया ख़त्म ही होने वाली है और चीज़ें। फिर आप कामू तक जब मैं पहुंचा तो फिर मुझे समझ में आया कि एक्चुअली कामू की फ़िलॉसफी ये थी कि किसी बात का कोई मतलब नहीं है तो आप अपना मतलब बना सकते हो। तो इस कोट में जो मुझे समझ में आया वो ये है कि वो एग्जिस्टेंस के क्वेश्चन को शुड आई किल माई सेल्फ और हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी, दोनों को वो सेम बताते हैं। एग्जैक्टली, यस। कि ये जो दो चीज़ें हैं ना, वो इन दोनों में बहुत डिफरेंस है नहीं। तो एग्जिस्टेंस का जो सवाल है वो और कॉफ़ी पीऊँ या ना पीऊँ का जो सवाल है वो दोनों बराबर ही हैं। तो बहुत ज़्यादा इसके पीछे अगर हम जाएंगे कि जीने का क्या मतलब है, हमारा क्या पर्पस है, हम यहाँ पे क्यों आए हैं, जो सवाल हम अक्सर पूछते रहते हैं, और वो रास्ता फिर रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाता है। तो मुझे लगता है कि उन दोनों ने इस चीज़ को सिंप्लीफाई करके सेम जगह पे ला के रख दिया, अबाउट किलिंग योरसेल्फ एंड हैविंग अ कप ऑफ कॉफ़ी। तो ये तो सबसे बड़ी अच्छी बात कर दी आपने कि मुझे जो चीज़ें समझाने में ऐसे समय लग जाता था कि ये कोट ये कहता है, वो उसी से आपने शुरुआत करी। तो एक तो आधा काम मेरा आसान हो गया ये समझाने में। बट प्रतीक, व्हाट इज़ योर वर्जन ऑफ, व्हाट इज़ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस कोट? वो तो है, मतलब उस पर थोड़े और लेयर्स पर तो हम जाएंगे। बट सबसे पहली बात तो ये है, ये हम बेस बना सकते हैं इस कोट को समझने के लिए कि एक है कॉफ़ी, एक है डेथ। हमारे पास दो सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, और दोनों को सबसे पहले जैसे आपने कहा कि एक ही प्लेन पर लाके रख दिया कानून ने कि डेथ और कॉफ़ी पीने का एक जो एक्ट है वो बिल्कुल एक ही मायने रखते हैं। ना डेथ की ज़्यादा कोई बड़ी इफेक्ट है, ना कॉफ़ी पीना उतना सामान्य काम है यहाँ पर। पर अगर हम यहाँ कॉफ़ी को वेरिएबल बनाएं, ओके,
रिसर्च की भाषा में वेरिएबल है, पर उसको वही चीज कि कॉफी की जगह आप कुछ भी रख सकते हैं। nice. और वो हर चीज को आप बदलते जाओ। यानी अब हर वो चीज जो आप कॉफी के अलावा दिन में करोगे, हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं वो, इसके पहले हमने लंच किया तो वो लंच, या हर वो चीज जिसे की जा सकती है, क्योंकि वो भी एक एक्ट होगा आपका। वो हर एक एक्ट जो है वो आपको हमेशा डेथ के बराबर ही रखता है कि आप जो कुछ भी कर रहे हो, और अगर मृत्यु भी होती है वो सारी चीजें एक है। तो इसके अपने अपने वर्जन हम जिस भी लाइफ से जी रहे हैं, मतलब इसको टी लवर्स भी कोट कर सकते हैं। उनको ये नहीं लगना चाहिए कि भाई उन्होंने कामू ने कॉफी के बारे में लिखा हम तो छूट गए। तो अगर इफ यू आर अ टी लवर एंड इफ यू आर डीलिंग विद दिस एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चन, आप इसको भी यूज कर सकते हैं कि शुड आई किल माई सेल्फ और हैव अ कप ऑफ अदरक चाय। बिल्कुल। तो कुछ भी जो हम काम करते हैं उसका जो सबसे बड़ा वर्जन लगता है इस कोट का मुझे, वो ये है कि जब एक तो सब चीजें एक प्लेन पर आ गई, हर चॉइस आपकी जो लाइफ की थी वो जब एक ही स्तर पर आ जाती है कि ना इसके कोई बड़े मायने हैं ना छोटे मायने हैं, तब ये समझ में आता है कि सारी चीजें जो हम चूज करते हैं उसका कोई महत्व है नहीं। क्योंकि हर चीज को अपने महत्व से गिरा दिया है इसमें। I have a different take पर करेंगे। It's interesting। उस पर भी आएंगे कि हर चीज का महत्व सबसे ज्यादा भी क्यों होगा इस पर। करेक्ट। पर सबसे पहले अगर देखा जाए तो कॉफी का जो वेरिएबल था वो ये बताता है कि हर चीज यूजलेस और मीनिंगलेस है। आप आपका पूरा जीवन कॉफी पीकर मीनिंगफुल बना ही नहीं सकते सिर्फ कॉफी पीकर। तो वो बदल रहा है। बात ये हो रही है कि अब कॉफी के अलावा जो कोई भी चीज हो रही है, मतलब आपके जीवन की हर जो क्षण में आप जो कुछ चूज कर रहे हो, अब सबसे बड़ी बात आई कि आप उसे चूज कर रहे हो। वो आपको यहाँ एक फ्रीडम मिली, क्योंकि अब कोई भी घटना जो आप करते हो उसका कोई महत्व नहीं रहता। तो आप चूज करोगे ना कि मैं इस क्षण में क्या करना चाहता हूँ, क्या महसूस करना चाहता हूँ। मैं दुखी हूँ तो मैंने चूज किया है कि मैं दुखी रहना चाहता हूँ। मैं भूखा हूँ, अगर खाना नहीं मिल रहा है तो मैं चूज कर रहा हूँ कि इस वक्त मुझे खाना नहीं मिल पा रहा है मेरी वजह से, वरना होंगे 50 और रास्ते कि जहाँ से मैं खाना लेकर आऊँ। वो मेरी चॉइस है कि एक सर्कमस्टेंस मेरा वर्क नहीं किया, मान लो मैं फाइनेंशियली बैंकरप्ट हो गया, जीरो बैलेंस और खाना नहीं है, तो मेरी चॉइस है कि खाना मेरे पास नहीं है। ओके। अदरवाइज चॉइस आती कि मैं क्राइम करना शुरू करूँ, चोरी करना शुरू करूँ। तो चॉइसेस है वो, कहीं पर भी आप हेल्पलेस नहीं हो सकते। तो ये कोट आपसे दया छीन लेता है, और दया हेल्पलेसनेस की आती है जो हमें अक्सर मृत्यु के साथ लगता है कि हम डेथ के आगे तो कितने हेल्पलेस हैं। पर अगर अस्तित्ववाद एग्जिस्टेंशियलिज्म हमें ये सिखाता है कि ये सारी चीज़ें उतनी ही मीनिंगलेस है, तो डेथ को भी मीनिंग क्यों दे? क्योंकि वो मेटाफर कंपेयर किया जा रहा है। जो कंपेयर की जाती है वो दो चीज़ बराबरी की होती है। और अगर आपके जीवन की सारी चॉइसेस उतना कुछ मायने नहीं रखती, तो डेथ भी कुछ मायने नहीं रखती। डेथ का महत्व कितना है? इतना छोटा कि ये कप ऑफ कॉफ़ी जो यहाँ पर पड़ा है और ये अभी ख़त्म कर दिया जाएगा, बस इतना ही फ्यूटाइल एक्ट है मर जाना। या कॉफ़ी के अलावा हम जो कुछ भी करेंगे उतना ही फ्यूटाइल एक्ट है वो। तो लाइफ को तो छोटा किया ही किया, पर डेथ को भी छोटा कर दिया। इसमें जो एक चीज़ है, मुझे लगता है कि हमारा जो पूरा कल्चर रहा है, मतलब स्पेशली इंडिया का जो कल्चर रहा है, वी सी थिंग्स इन 0 और 1। या तो आप देवी हो, देवता हो, या आप असुर हो। तो जब हम मौत को उस तरह से देखने लगते हैं कि अच्छी चीज़ है या बुरी चीज़ है, तो उसको उन्होंने स्पेक्ट्रम पे लाके खड़ा कर दिया कि दिस इज़ वन ऑफ द थिंग्स। बट मेरे लिए इसका टेक अवे ये है पता है कि कोई चीज़ ऐसे कॉफ़ी इज़ नॉट एज मीनिंगलेस फॉर मी एज इट इज़ बीइंग डिस्क्राइब्ड हियर। मेरे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है। मैं आई रियली लुक फॉरवर्ड टू कि मैं अपनी कॉफ़ी पीऊँ, और जिस तरह से मुझे पसंद है मैं उस तरह से पीऊँ, कि इतना इसमें कॉफ़ी जाएगी, उसमें अगर मिल्क डालना है तो इतना ही डालना है, ये चीज़ होगी, ये चीज़ नहीं होगी। इन अ वे इट्स अ मेटाफर फॉर हैविंग दोज चॉइसेस एंड मेकिंग मीनिंग आउट ऑफ योर लाइफ, रादर देन सेइंग कि नहीं इसका कोई मतलब नहीं है। और सुंदर बात, एक मीम था कहीं मैंने देखा था, वहाँ पे दो वो होता है ना कि बस में वो बंदा बैठा हुआ है और ऐसे देखते हुए जा रहा है बाहर की तरफ, एक तरफ सैडनेस है और एक तरफ हैप्पीनेस है, तो दोनों एक ही तरफ देख रहा है। बस ये ऊपर लिखा हुआ था, ऊपर वाले में नोबडी केयर्स, और नीचे वाले भी लिखा था नोबडी केयर्स, और उसमें उसका एक्सप्रेशन अलग था। मतलब सेम सेंटेंस को उसने दो तरह से वो किया था कि इंटरप्रेट किया था कि नोबडी केयर्स यार,
तो लाइफ का कोई मतलब इन लार्जर पिक्चर नहीं है। इसका मतलब ये है कि आप उस छोटे छोटे मोमेंट्स में आप वो पिक्चर बना सकते हो। वही आज़ादी इसलिए हमें मिलती है, टू क्रिएट योर ओन मीनिंग। उसके लिए सबसे पहले बेसिक नीड है हर चीज़ के इनहेरेंट मीनिंग्स को हटाया जाए। आप एक पेंटिंग कैनवस पर बनाने जाते हैं तो उसे खाली सफ़ेद कैनवस होना पड़ेगा पहले, फिर आप उस पर अपनी पेंटिंग बनाते हैं। तो वो कैनवस सफ़ेद करना वो मीनिंगलेसनेस है। तो सबसे पहले वो हाइपोथेसिस आया कि सारी चीज़ें कुछ मायने नहीं रखती। अब आपके पास सबसे बड़ी आज़ादी ये है कि किसी का कुछ मायना है नहीं, तो आप उसे असाइन करोगे वो मीनिंग जो आपके लिए है। बट टू असाइन समथिंग अ स्पेसिफिक मीनिंग, इट हैज़ टू बी मीनिंगलेस फर्स्ट। मतलब खाली होगा तभी भर पाओगे ना उसमें। Exactly. ऑलरेडी अगर भर के कोई चीज़ दी और बोला उसमें कुछ डाल दो तो आप नहीं डाल पाओगे। और ये बड़ी बात है क्योंकि हम जब किसी चीज़ को मीनिंग देते हैं तो वो कितनी बड़ी स्वतंत्रता है। और ये हमें सिखाता है कि जब हम ये मानकर आ गए कि किताबें पढ़ना बड़ा मीनिंगफुल काम है, अगर ये मुझे ठसा दिया गया और मैं पढ़ने लगा, मुझे वो मज़ा कभी नहीं आएगा अगर मैं फाइट करके पहुंचा वहाँ तक कि क्यों पढ़ूँ मैं किताब, मुझे कन्विंस करो। सही बात। और फिर जब मैं किताब पढ़ूंगा, रेबेल बनूंगा और वहाँ तक पहुँचूंगा कि अरे चीज़ तो सही है, अब मैं मीनिंग दूंगा ना किताब पढ़ने को, कि मेरे लिए क्यों ज़रूरी है किताब पढ़ना। तो पहले वही एक्ट मेरे लिए मीनिंगलेस था क्योंकि मैंने कोई भी बिलीफ को एसोसिएट नहीं किया उससे। आप कैसे पहुँचते हो ये भी मैटर करता है ना। जैसे अभी गोवा में था, 3 दिन पहले आया, तो वहाँ पे हम लोग सोच रहे थे कि यार कैसे जाएं, हम ट्रेन लेकर जाएं या अपनी गाड़ी से चले जाएं या फ़्लाइट लेकर जाएं। तो फाइनली वी टुक अ फ्लाइट बिकॉज वी डिड नॉट वांट टू लाइक हैसल नहीं करना था बहुत ज़्यादा। और वहाँ हम पहुँचे, और वहाँ पहुँचने के बाद एक शाम को मैं और मेरी वाइफ, हम लोग ने वहाँ पे गाड़ी रेंट की थी, उससे पहले घूम रहे थे। एक दिन मैंने बोला यार पैदल चलते हैं, तो पैदल घूमने लगे। अब जब पैदल घूमने लगे तो पैदल घूमना चॉइस थी गाड़ी होने के बावजूद। एक दुकान दिखी जहाँ से हम गुजरे होंगे और देख के बस गुजर गए होंगे वहाँ से गाड़ी से तेज़ी से। जब हम पैदल जा रहे थे तो वो दुकान एक्चुअली पूरी तरह से दिखी, और तन्वी ने बोला कि यार ये बड़ी सुंदर दुकान है। मैंने कहा हम इस दुकान तक, मेरा इंटरनल मोनोलॉग ये था कि यार हम इस दुकान तक पहुँचे हैं कई बार, पर हम कैसे पहुँचे इससे बड़ा फ़र्क पड़ता है। अगर वही गोवा में शुरू में अगर यहाँ से हम ट्रेन से जाते, अपनी गाड़ी से जाते या पैदल जाते, तो हम जिस गोवा पहुँचते वो गोवा अलग होता। तो हम किस चीज़ पर किस तरह से पहुँच रहे हैं इसका भी बड़ा फ़र्क पड़ता है। तो इस कोट के लिए भी, मतलब ये कोट मेरी लाइफ में भी इसलिए बहुत मैटर करता है क्योंकि जिस टाइम पे मैं पहुंचा हूं इस कोट पे, उस टाइम पे लॉकडाउन था और उस टाइम कैसी स्थिति थी ये तो सबको पता ही है। सो इसलिए इतना रेजोनेट करता है मुझसे। और इस कोट की सबसे बड़ी बात है, मतलब जो शायद सबसे बड़ा कोट मेरे लिए इसलिए है, मैं इसलिए इसे वो चिपका कर रखा है मेरे इंस्टाग्राम बायो पर कि मुझे लगता है कि इससे बड़ी बात कुछ हो नहीं सकती। When it is compared with death, वो ये हमें बताता है कि हर क्षण जब मैं कुछ भी कर रहा हूँ, मैं उस वक्त कॉन्शियस चॉइस बना रहा हूँ कि मैं मर नहीं रहा, मैं मरूंगा नहीं। मैं थोड़ा सा फाइन ट्यून करूंगा। हाँ, डेथ नहीं, सुसाइड। हाँ, मतलब डेथ इज एन अकरेंस, सुसाइड इज अ चॉइस। हाँ, इन दिस कॉन्टेक्स्ट। इसलिए तो किल माई सेल्फ लिखा है उस कोट में। Should I kill myself? उसका हमने एंड रिजल्ट निकाला कि डेथ है, पर कामू ने तो किल माई सेल्फ ही बोला है, उन्होंने डेथ नहीं कहा। तो वही बात, मैं डेथ सिंप्लीफाई करने के लिए बोल गया, बट वही। हाँ, मतलब मुझे लगा कि वो सही कॉन्टेक्स्ट में जाए इसलिए मैंने थोड़ा सा। तो कोट वही है कि should I kill myself और have a cup of coffee। इसका मतलब ये है कि हर क्षण मेरे पास वो चॉइस है that I can kill myself। मैं यहाँ आपसे बात कर रहा हूँ, उसकी चॉइस ये है कि यहाँ मैं मर सकता था, खुद को मार सकता था। मर सकता था तो वो रहेगा, वो मेरे कंट्रोल में नहीं है, करेक्ट। पर मैं खुद को मार सकता था, उसके बजाय मैं चूज कर रहा हूँ कि ये और जब ये आपको एक्चुअली हिट कर जाएगा तब आपको पता चलेगा कि हर चीज़ कितनी बड़ी है। तब आपको पता चलेगा कि ये कप ऑफ कॉफी अब कितना बड़ा है। इट इज समथिंग विच इज सेविंग माई सेल्फ। अगर दिस ओवर योर डेथ, इस क्षण जिंदा हूँ और कुछ कर पा रहा हूँ, मतलब मैंने एक्टिवली चूज किया है कि मुझे मरना नहीं है। आपके जिंदा रहने का सबसे बड़ा कोई मोटिवेशन अगर है तो यही है कि आप कितने भी फ्यूटाइल एक्ट करते जाएं, क्योंकि डेथ भी उतनी ही फ्यूटाइल एक्ट है
तो यू जस्ट हैव अ स्पेक्ट्रम ऑफ चॉइस कि इतने फ्यूटाइल एक्ट में से अभी मैं कौन सा करूँगा, और मैं कॉफ़ी चुनता हूँ, चाय चुनता हूँ, किताब चुनता हूँ, किसी के साथ बात करना चुनता हूँ। मुझे पता है कि ये और डेथ सब कुछ मीनिंगलेस है, पर अभी के लिए मेरी चॉइसेस यहाँ से आ रही है, एंड दैट प्रोवाइड्स मीनिंग टू इट। एग्जैक्टली। और क्योंकि मैं डेथ को चूज़ ना करके ये सब कुछ चूज़ कर रहा हूँ, मेरे लिए ये सारी चीज़ें ज़रूरी बन जाती। तो अब 2 बातें हुई। एक, मुझे पता चला कि मैं इस क्षण मरना नहीं चाहता। दूसरी बात, अब मैं उसके लिए जो कुछ भी कर रहा हूँ वो बहुत मीनिंगफुल है, क्योंकि वो मुझे ज़िंदा रख रहा है। तो अब अगर मैं ये पेपर उठा लूँ और उस पर पेन लेकर कुछ लिखना शुरू करूँ, तो वो इतना बड़ा मीनिंगफुल एक्ट है कि उसमें पूरी मृत्यु को रुका दिया मैंने। अब आप उसको वेरिएबल बनाओ और जो करो वो, पर उसमें आप मृत्यु को रोक रहे हो। सुंदर। इसलिए आपके जीवन की हर वो फ्यूटाइल क्षण वो इतनी बड़ी है, क्योंकि उसमें आप चॉइस ले रहे हो कि इस वक्त मुझे डेथ नहीं चाहिए। तो जिंदा बचे रहने के लिए ये ख्याल बहुत मदद करता है कि मैं सह लूँगा ये, पर मैं जिंदा रहूँगा। ये कोट है जो मैं इतना, मतलब ये मेरे लिए अच्छी बात भी हुई कि हमने इसी से शुरुआत करी, क्योंकि जो मैं हर जगह ऐसे पर्सनली बताने की कोशिश करता था सबको कि देखो ये है, उसी से ही शुरुआत हो गई और अब ये ऐसे बहुत अच्छे रिकॉर्डेड फॉर्मेट में है। इससे ही जुड़ा एक और कोट हम लोगों ने चूज़ किया जिस पे बात करनी है। ये काफ़ी कनेक्टिंग था, इसलिए भी हम लोग ये लेकर आए कि दोज हु लैक द करेज विल ऑलवेज फाइंड अ फिलॉसफी टू जस्टिफाई इट। हाउ डू यू लुक एट इट? अगर ये दोनों कोट को साथ में कर दिया ना, तो शायद मेरी फिलॉसफी अच्छी मानी जाएगी, मतलब समझ फिलॉसफी की, पर अभी ही देखने वाले सारे लोग हिपोक्रेट बोल देंगे। पर लाइफ तो कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है ना। वही हम लोग वही, एक सेकंड मैं यहाँ पे, बिकॉज ये बात आई है, मैं यहाँ पे मुझे लगता है कि इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू क्लैरिफाई कि अगेन वही जो बात मैंने बोली, ब्लैक एंड वाइट वाली जो बात बोल रहा था कि हमें या तो राम दिखता है या रावण दिखता है, बीच में हम लोगों को बहुत उतना वैल्यू करते नहीं है। तो हमें पता होना चाहिए कि पक्का पक्का बता दो, सही सही बता दो कि ये होगा या नहीं होगा। फिलॉसफी ज़्यादा इनफैक्ट एक स्पेक्ट्रम पे होता है कि ये किस साइड चांसेस किस चीज़ के कितने हैं। हाँ, हैविंग सेड दैट, तो ये जो कोट है बड़ा इंटरेस्टिंग सा है कि दोज हु लैक द करेज विल ऑलवेज फाइंड अ फिलॉसफी टू जस्टिफाई इट। सबसे पहली बात, ये पूरी सीरीज का पर्पस ही है, मतलब मैं बेहद डरपोक इंसान हूँ। सेम। ये जिसे देखकर पसंद आएगा वो सबके सब डरपोक इंसान है, क्योंकि किसी भी तरह से हम जो चीज़ें फिलोसोफाइज करेंगे और अगर वो हमें खुश कर देगी कि हाँ ये सेंस बन गया मेरे लिए, वो इसलिए बना है क्योंकि हम उन चीज़ों को उसके वास्तविकता में देखते हुए इतना डरते हैं कि हमें चाहिए कि कुछ मीनिंग बन जाए, इसका कुछ सेंस बन जाए, और वो जस्टिफिकेशन फिलॉसफी है। दुनिया की हर एक स्कूल ऑफ फिलॉसफी, एंशियंट अगर शुरू करें तो हम वो ग्रीक और रोमन को तो जानते ही है, पर मतलब उसमें वो इंडियन फिलॉसफी जब हम लाते हैं, उसमें इंडियन में पूरा स्पेक्ट्रम आता है कि द्वैत, अद्वैत, सांख्य और सूफी, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म सब आ जाएगा। ये सारी फिलॉसफी, इवन चारवाक, सारी फिलॉसफी इसलिए है क्योंकि हम जो चीज़ जो है बस उसको वैसा का वैसा नहीं रखना चाहते, क्योंकि हम डर जाते हैं ये जानकर कि ये बस है, उसका ना मेरे लिए कुछ मायना है ना मैं उसके लिए कुछ मायने रखता हूँ। अगर ये ख्याल आ गया तो हम डर जाएंगे कि तो फिर ये सब क्यों है, और वो क्यों है का जवाब हमें फिलॉसफी देती है, उसके लिए हम बनाते हैं फिलॉसफी। एक कोट है बर्डमैन फिल्म, उसमें एक कोट है कि अ थिंग इज़ अ थिंग नॉट व्हाट इज सेड अबाउट द थिंग। अगर फिल्म आप लोगों ने देखी है तो आप देखेंगे तो समझ में आएगा कि क्यों है, बट दैट रिमाइंड्स मी, योर थिंग रिमाइंड्स मी ऑफ दैट कोट। और वो बहुत परेशान रहता है कैरेक्टर, चीज़ों को अपने सारे ओरिजिनल फॉर्म में देख पाना कि बस वो ऐसा है, वो शायद वो आंखों देखी वाली बात आ जाती है कि मैं चीज़ों को जो है वही देखूंगा। वो जैसे फिल्म में पता है कैसा था कि वो किसी को देखकर बताते कि अरे यार तुम तो बड़े सुंदर हो, क्योंकि आप पहली बार अपने सारे ब्यूटी के नोशंस हटा रहे हो जो आपके प्रीकंसीव्ड थॉट्स थे, और आपने पहली बार उस चेहरे को देखा। अब वो कैसा है, किस स्ट्रक्चर में है, किस रंग का है, वो फर्क नहीं पड़ेगा, आपके लिए वो चेहरा पहली बार देखने जैसा है और फिर उसमें आपको सुंदरता दिखेगी। वो बात आती है ना कि हम चीज़ों को जो है वैसा देखना शुरू करें तो उसके लिए हमें सब कुछ हटाना पड़ेगा, हमारी सारी मान्यताएं हटानी पड़ेगी, और ये सबसे डरावनी बात है। अगर मुझसे मेरी बिलीफ ही छीन ली जाए तो मैं नहीं बचूंगा। तो अगर
मैं नहीं रहा तो कौन रहेगा? तो सबसे पहले उसमें मेरा ईगो चला जाएगा, और अगर ईगो चला गया तो मेरे सर्वाइवल पर मुझे थ्रेट महसूस होगी फिलोसॉफिकली। तो इसलिए वो बात आ जाती है कि ये सबसे डरावना काम है, और उस डर से बचे रहने के लिए हम चीज़ों को फिलोसोफाइज करते हैं। इस चीज़ के बारे में हम एक और एपिसोड करेंगे, कार्ल सेगन की बात करेंगे। कार्ल सेगन का एक कोट है, जीना कितना मुश्किल हो जाएगा अगर हर चीज़ को हम फिलोसोफाइज करेंगे तो। पर ये अब वही बात कि उसको अगर हम सिक्के की दूसरी तरफ देखें तो कि वैसे जीवन बहुत डरावना हो सकता है, पर अगर हम ठीक से फिलोसोफाइज करना सीख जाएं तो हम अपने डरों को उस तरह से हटा सकते हैं, उनके साथ डील करना सीख सकते हैं, और पूरा जीवन डर में नहीं बीतेगा। हम ऐसे उसी फियर में नहीं रहेंगे कि अरे सब कुछ मीनिंगलेस। वी स्टार्ट टू क्रिएट आवर ओन मीनिंग। तो बात वापस से वही एग्जिस्टेंशियलिज्म पर आ जाती है। कॉफी पर तक ये पहुंच जाती जानना है। बहुत ज़रूरी है कि हम एक्चुअली वीक बीइंग्स हैं, हम डरते हैं, हमें डर लगता है चीज़ों को उस तरह देखने में जैसी वो है, और इसलिए हम उन्हें थॉट्स और मीनिंग असाइन करते हैं। थोड़ा सा डेविल्स एडवोकेट बनूंगा मैं। आई हैव ऑब्जेक्शन ऑफ यूजिंग दिस वर्ड वीक हियर। मुझे लगता है कि हमारा जो पूरा एवोल्यूशन है ना, जिस तरह से हुआ है, हमारी जान को खतरा था यार। हमें पता ही नहीं था कि रात होने वाली है तो कब सुबह होगी, क्या होगा, कौन जानवर हमें अटैक करेगा। तो ये हमारा रिस्पॉन्स है, हमारा बेसिक रिस्पॉन्स ये है कि हम अगर कहीं अंधेरे में जा रहे हैं या कहीं भी बैठे हुए हैं, अचानक से अगर यहाँ ग्लास गिर के टूट जाए तो द फर्स्ट रिएक्शन भी क्या, एक सेकंड क्या हुआ। हमारा ये रिएक्शन है, हम अपनी गर्दन बचा रहे हैं। कोई हमें अगर मारने आता है तो हमारा सबसे पहले ये होता है, एक सेकंड। सो व्हाट वी आर सेविंग इज दिस एंड दिस, जहाँ से हम रिप्रोड्यूस करते हैं, जहाँ से ये बेसिक चीज़ें हैं। तो मुझे लगता है वो हमारा बहुत ही सर्वाइवल इंस्टिंक्ट, एवोल्यूशनरी रिस्पॉन्स है, रादर देन कॉलिंग इट वीक, आई कॉल इट रिस्पॉन्स जो हमारा एवोल्यूशन ने दिया है। यहाँ से हमें दो बातें सीखने मिल रही है। दोनों बारी जहाँ पर मुझे इस तरह से आपने करेक्ट किया, हाँ, वो एक्चुअली एग्जाम्पल है कि हम क्या बात कर रहे हैं। मैंने डेथ कहा था, आपने उसे थोड़ा सा करेक्ट किया कि डेथ नहीं कह सकते उसे। कामों ने लिखा था किल माई सेल्फ, ही वॉज वेरी स्पेसिफिक अबाउट इट। यहाँ पर मैंने जब वीक कहा, कामों ने लिखा है दोज हु लैक करेज। यस, दोज हु लैक करेज का मतलब वीक नहीं है। हाँ, ये अलग बात है कि मैं दोनों ही बार अपने कंक्लूजन्स पर जंप करके पहुंचा इन दो शब्दों के साथ। फिलॉसफी की सुंदरता भी ये है, अगर आपके पास करेज नहीं है का मतलब वीक नहीं है, करेज नहीं है का मतलब है करेज नहीं है। करेक्ट। और ये भी स्पेक्ट्रम पे है ना पथिक, ये अलग अलग जगहों पे, मतलब लाइफ के अलग अलग कोने ना, कि इस चीज़ में आप थोड़े करेज आपको चाहिए, ये चीज़ आप बहुत अच्छा कर लेते हो। एंड इन माई एक्सपीरियंस आई हैव फाउंड पीपल हु लैक करेज आर द मोस्ट करेजियस, क्योंकि वो उसको, अगर वो अवेयर हैं तो उस पर काम करते हैं वो, एंड दे ओवरकम दैट फियर। बिल्कुल। और जिनको लगता है कि मैं तो बहुत बाहुबली हूँ और शक्तिशाली हूँ, मे बी वो उतने चांसेस नहीं लेते हैं। हाँ, वो इग्नोरेंस की तरफ जाते हैं फिर, तो वो तो आएगा। पर वही बात है, मीनिंगलेसनेस से ही आप मीनिंग बना सकते हो। वैसे शायद कहा जा सकता है कि, मुझे नहीं पता ये शब्द भी होगा कि नहीं, करेजलेसनेस से ही, ठीक है, नाउ इट इज अ वर्ड नाउ। हाँ, आप एक तरह की एक स्पेक्ट्रम पर करेज ला सकते हो जहाँ से जीवन को झेला जा सकता है, और इसलिए हम फिलोसोफाइज करते रहते हैं। वरना एक पॉइंट पर ये आ जाएगा कि हम सब मौन हो जाएंगे, आप देखना छोड़ देंगे, हम क्रिएट करना बंद कर देंगे, किसी को किसी की ज़रूरत नहीं रहेगी, और सब जैसा है वैसा यथावत पड़ा रहेगा। यहाँ से अच्छा सेगवे है तीसरा कोट जो हम लोग लेकर आए हैं कामों का, ये है, पथिक आप पढ़ो। मैन इज द ओनली क्रीचर हु फियर्स टू बी व्हाट ही इज। जैसे इनको डर नहीं लग रहा What he is, तो सिर्फ इंसान ही वो क्रीचर है, प्राणी है, जिसको डर लगता है यह मानने से, जो रिफ्यूज़ करता है जो वो है। यानी एक कविता है भवानी प्रसाद मिश्र जी की, उसकी लास्ट लाइन है, जो हूँ वही होने से डर रहा हूँ। शुरू होती है वस्तुतः मुझे वहीं रहना चाहिए, वहाँ से वो शुरू होती है, और वो बताती है कि मैं क्या हूँ, मैं क्या हूँ, मैं क्या हूँ। और फिर वो कविता बोलती है, और कितने दिनों से या कितने वर्षों से मैं वो नहीं हूँ, जो हूँ वही होने से डर रहा हूँ। क्या बात है। मुझे लगता है ये हमारे इमेजिनेशन पे जाता है, बिकॉज वी कैन इमेजिन। जैसे एक दोस्त है, उससे बात हो रही थी, तो उसने बोला कि पता नहीं यार किसकी लाइफ जी रहा हूँ मैं,
तो मैंने बोला कि तू ऐसा इसलिए सोच रहा है क्योंकि तू सोच सकता है, तू अपनी लाइफ ही जी रहा है। तुम्हें लग रहा है कि मैं शायद पीयूष की लाइफ जी रहा होता तो बेटर होता, वो वाला खेल खेल रहा होता तो मैं जीत जाता। पर अगर तुम एक्चुअली देखोगे तो इस जीवन की जीत हार, यू नो, द प्रॉब्लम ओनली स्टार्ट्स व्हेन यू आर लाइक कि नहीं यार शायद और कुछ हो सकते थे। और वो प्रॉब्लम नहीं है, वो इसलिए है क्योंकि हम इमेजिन कर सकते हैं। ये आप जानते हुए या ना जानते हुए देकार्त वाली बात क्या है? अच्छा, कि आई डाउट देयरफॉर आई थिंक। हाँ, कि मुझे पहले डाउट हुआ कि ये मेरा जीवन जी रहा हो कि नहीं, मैं ये मैं कर रहा हूँ वो क्या है, देयरफॉर आई स्टार्ट टू थिंक कि क्या कर रहा हूँ मैं। आई थिंक देयरफॉर आई एम। मैं अगर सोच रहा हूँ ये सवाल मेरे बारे में कि मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब मैं अवेयर हूँ करेक्ट इस बारे में कि मैं क्या कर रहा हूँ, इसलिए तो मैं सोच पा रहा हूँ उस पर। करेक्ट। तो हाँ, मतलब देकार्त वाली बात अलग चली जाएगी। फिलहाल हम कामू पर वापस आ जाते हैं। कामू ने भी ये जो बात करी कि हम फिलॉसफी ढूंढते हैं, बनाते हैं, और हम क्योंकि रिफ्यूज़ करते हैं जो है उसे रहने से। विवेकानंद ने एक बड़ी सुंदर बात कही थी जो मेरे साथ हमेशा रह गई है, बहुत पावरफुल बात है। कि जैसे यहाँ बात है ना कि मैन इज द ओनली क्रीचर हु रिफ्यूज टू बी हु इज। हम ही सिर्फ वो है जो प्रकृति के खिलाफ जा सकते हैं और जाते हैं, और इस वजह से हम सरवाइव करते हैं। और ये बड़ी बात विवेकानंद ने बहुत पॉजिटिव वे में बताई थी, हमें पावरफुल फील करवाने के लिए। हमने ये फ्लैट बनाया है इंसानों ने, प्रकृति के खिलाफ जाकर बनाया है। प्रकृति तो चाहती थी यहाँ जंगल हो, यहाँ हिरन घूमे, शेर हो। बेसिक बात, हाँ, मतलब वो भी एक बेसिक नीड थी टू क्रिएट अ ग्राउंड है। बट सबसे बेसिक बात गुरुत्वाकर्षण है। प्रकृति चाहती है कि सारी चीजें ऐसे ही रहे, उस पर 5 मंजिल खड़ी करना और उसे रखना खड़ी, करेक्ट, बनाए रखना, टिकाए रखना। प्रकृति के खिलाफ जाना है हर क्षण। ये बिल्डिंग जब तक खड़ी रहना चाहती है, मतलब उसमें वो कैपेसिटी है, उस हर क्षण उसे गुरुत्वाकर्षण को डिनाई करना पड़ेगा, तभी उसका अस्तित्व रहेगा, वरना ढह जाएगी वो। ना सिर्फ ग्रेविटी, यहाँ से हवा आती है, उसका एक विंड फ्लो होता है, हम तो हिलते हैं, पत्ते हिलते हैं, बिल्डिंग नहीं हिलेगी क्योंकि वो रेजिस्ट कर रही है हवा के सामने। जितनी चीज़ें सही से रेजिस्ट कर जाएगी वो टिकी रहेगी, बाकी सारी चीज़ें ढह जाएंगी। तो हमारे पास ये बड़ी प्रिविलेज है कि हम डर सकते हैं। डरते हैं इसलिए रेजिस्ट करते हैं, रेजिस्ट करते हैं इसलिए जिंदा है। एंड दैट इज़ वाई, कमिंग बैक टू द सर्कल जो हमने शुरू किया था, कि आई रिफ्यूज टू डाई इन दिस मोमेंट, I refuse to kill myself, and that is why I am talking right now. I am doing something. I am having a cup of coffee. सुंदर है। Yeah, I love the way it like comes full circle. तो इसलिए मैंने कहा कि शायद यहीं पर हम उसको क्लोज कर देंगे। कितना, आई थिंक 2 साल पहले हम मिले थे पहली बार, 2021 कोविड का, 3 साल 22 में मिले, 2022 में, हाँ 2022 में मिले थे। और हम आई थिंक 17 अप्रैल को मिले थे, हाँ 17 या 24 ऐसा ही देख लेंगे एक बार, बट मुझे वो याद है कि 17 या 24 अप्रैल को हम मिले थे और लगभग 2 साल हुआ। एंड आई एम ग्लैड कि वी आर एबल टू रिकॉर्ड दिस आवर लव फॉर कामू एंड कॉफ़ी। और ये नई सीरीज़ की शुरुआत है। पर्पस ही ये है इस सीरीज़ का कि हमने बस 2 या 3 कोट लिए, पर उस पर आधे घंटे की बात करनी हमने। तो हम किताबों पर तो बात कर ही लेते हैं या फिल्मों पर बात कर लेते हैं, लेकिन सिर्फ इतनी एक छोटी चीज़, लेकिन उस पर भी इतनी सारी बात करी जा सकती है। यही पर्पस है, हम आगे बढ़ना चाहते हैं, इस सीरीज़ को आगे ले जाना चाहते हैं। ये थी आज की बातचीत। ये हमने बात करी कामू के कोट्स पर, और ये 3 कोट थे जिस पर आज की हमारी बातचीत रही। तो आप बताइएगा ये एपिसोड आपको कैसा लगा, और जल्द मुलाकात होगी आप सभी से फिर किसी एक नए लेखक के कुछ और नए कोट्स के साथ।